हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 के अंदर विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका जो लागू की गई है उसके अंदर कार्यपत्रक 47 से आगे 50 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज आपको पता होगा कि हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर के 46 तक कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही आकलन पत्रक 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आपके लिए पिन कर दी गई है, जहाँ पर प्लेलिस्ट में एक अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। सारे वीडियो क्रम के अनुसार क्रम वाइज बनाए गए हैं। वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं, चेकआउट ज़रूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आइए हम देखते हैं कार्यपत्रक 47 के बारे में। विषय वस्तु रहने वाली है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, अधिगम बिंदु रबी और खरीफ की फसलों के बारे में जानकारी मिलेगी। संदर्भ लिया गया है कक्षा 8 के अध्याय 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है? तो हम बोलेंगे वर्षा ऋतु में बाजरा, मूंग, मोठ, कपास, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन आदि को बोया जाता है। इसी प्रकार से हम बोलेंगे प्रश्न नंबर 2, शीत ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? सरसों, गेहूं, चना, मटर, अलसी इत्यादि बोई जाती हैं। अब बताओ प्रश्न नंबर 3, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी की फसल। प्रश्न नंबर 5, रबी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के बीच में जो समय रहता है, जिसको हम मार्च से जून महीने की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सी फसलें बोई जाती हैं? हम बोलेंगे सब्जियां होती हैं और कुछ दालें होती हैं जिनको हम जायद की फसल होती है वो बोई जाती है। कोई 4 जायद की फसलों के नाम बताने हैं। खरबूजा हो गया, तरबूज, ककड़ी, लौकी इत्यादि लिख देना। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या पूछा है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? यदि हम गेहूं को वर्षा ऋतु में बो देंगे ना तो अब पानी ज़्यादा मिल जाएगा। पानी ज़्यादा मिलने से उस फसल वो ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। देखो कैसे लिखोगे, गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में जल मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसको वर्षा ऋतु में नहीं बो सकते। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता? मतलब गर्मियों में बोते हैं, अब गर्मियों में क्यों बोते हैं? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है, शीत ऋतु में नहीं बोया जाता। नेक्स्ट कार्यपत्रक 48 के बारे में जानकारी देखो। इसके अंदर अधिगम बिंदु, फसल की पद्धतियाँ और कृषि औजारों के बारे में जिक्र मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 1 देखना ध्यान से, फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को क्रम के अनुसार लिखो। ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखना, क्रम से लिखना, पहले क्या बाद में क्या बाद में क्या। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद हम बुआई कर देते हैं, उसके बाद में खाद व उर्वरक देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करने से पहले खाद और उर्वरक खाद दे देते हैं, मतलब तो बुआई करने के बाद में हम उर्वरक देते हैं और उसके जस्ट बाद में सिंचाई कर देते हैं। तो सिंचाई करने के बाद में हम उसमें खरपतवार निवारण करते हैं क्योंकि घास उगाता ना उसमें। फिर हम कटाई कर लेते हैं, थ्रेसिंग से उसके बीज निकाल लेते हैं, फिर हम भंडारण कर लेते हैं। इस प्रकार से 8 चरणों में अपनी खेती कंप्लीट होती है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आपके परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं 4 कृषि औजारों के नाम लिखना है। नंबर 1 पे आप लिख दोगे हल, कुदाली, फावड़ा और 4 नंबर पे सीड ड्रिल। ये मेरे आसपास जो भी कृषि औजार थे मैंने लिख दिए, आप अपने हिसाब से लिख देना। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? मिट्टी तैयार करने के लिए हमें हल की ज़रूरत पड़ सकती है और कल्टीवेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। कल्टीवेटर क्या करता है, मिट्टी को उलट पुलट करता है। प्रश्न नंबर 4 है, बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम बताने हैं आपको। सीड ड्रिल एक तो बुआई के लिए काम में लेते हैं और एक हल काम में लेते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, कीप नुमा आकार होता है जिसमें बीज डाल देते हैं हम। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। किस पर? कल्टीवेटर पे, सीड ड्रिल पे। तो कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर देखो एक आधुनिक औजार है, ठीक है, मॉडर्न। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है, आधुनिक औजार है जो जुताई के लिए उपयोग में किया जाता है और इसके उपयोग से श्रम मतलब मेहनत और समय टाइम की बचत होती है। अच्छा, सीड ड्रिल के बारे में और बता दो फिर। देखो सीड ड्रिल यह बुआई करने का आधुनिक औजार है
और इसके द्वारा बीजों को समान दूरी व गहराई पर बोया जा सकता है और मिट्टी को ढका भी जा सकता है इसी के द्वारा। इससे टाइम भी कम लगता है और समय मेहनत भी कम लगती है, उसकी बचत हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 8 क्वेश्चन इसके अंदर हो गए 47 में और 5 क्वेश्चन इसमें हो गए। 8 और 5 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट में देखते हैं, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन है, 12 5 17। प्रश्न नंबर 1 देखो, इसके अंदर हम देखो पहले बता दूं अधिगम बिंदु सिंचाई के पारंपरिक तरीके और आधुनिक विधियाँ। प्रश्न नंबर 1 देखो, फसल उगाते समय यदि पौधों को समय पर पानी और पोषक तत्व नहीं मिले तो पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीज अंकुरित नहीं होंगे पहली बात तो, अगर टाइम पे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और पानी नहीं मिलेगा तो, और फसल कुपोषित हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आपके गांव या शहर में सिंचाई की कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं, किन्हीं 4 के नाम लिखने हैं। हमारे आसपास तो देखो भाई कुएं से, नलकूप और नहर और तालाब से सिंचाई कर ली जाती है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित में से सिंचाई के पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके की छटनी कीजिए। देखो मोट जिसको हम घिरनी बोलते हैं, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये चारों के चारों प्राचीन मतलब पारंपरिक तरीके हैं। और छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र ये आजकल के नए तंत्र हैं, मतलब आधुनिक तरीके हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम बताइए, तो वो हो जाएंगे फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप तंत्र। प्रश्न नंबर 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें पहला है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। निश्चित अंतराल में खेत में जल देने को हम सिंचाई कहते हैं। फसल पक जाने के बाद उसको काटना कटाई कहलाता है। खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। ठीक है, कार्यपत्रक 50 के अंदर देखो टोटल क्वेश्चन 6 हैं, 18 और 6 हो जाएंगे अपने 24 प्रश्न। आपको क्या करना है, कमेंट में जल्दी से लिख देना है कि इन 24 प्रश्न में से कितने आप खुद से सही कर पा रहे हो, वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और कितने नहीं कर पा रहे वो भी लिख देना है कमेंट में। देखो प्रश्न नंबर 1, इसमें हम खाद और उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे, अपना अधिगम बिंदु है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, जिस प्रकार से हमें मतलब आपको वृद्धि और विकास और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है भाई साहब, तो हम बोल देंगे उनको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पहले तो, फिर जल की ज़रूरत होती है और सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है और इस क्षतिपूर्ति को करने के लिए आप खेतों में क्या डालेंगे, तो क्षतिपूर्ति मतलब पोषक तत्वों में कमी हो गई तो पोषक तत्व डालेंगे जो होते हैं खाद के अंदर और उर्वरक के अंदर, तो खाद तथा उर्वरक का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। कैसे करेंगे तैयार, पेड़ पौधों की पत्तियों और अपशिष्ट को एक गड्ढे में एकत्रित करके कुछ दिनों में उसके अपघटन से प्राकृतिक खाद को तैयार किया जा सकता है। और यदि ये अपघटन जो हो रहा है मतलब सड़ रही है वो खाद, तो मतलब पत्ते अगर सड़ रहे हैं, केचुए के द्वारा सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उसको हम जो बनने वाली खाद है उसको हम केचुआ खाद कह देते हैं। कितनी अच्छी बात बताई आपने। देखो प्रश्न नंबर 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 4 में पहला है उर्वरक का उत्पादन कहाँ पे होता है, कारखानों में होता है। खाद में मिट्टी को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उर्वरक में पोषक तत्व कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में क्या होते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें तो 3 ही होते हैं उर्वरक में। तो बात करें प्रश्न नंबर 5 की, ये स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। देखो खाद प्राकृतिक होती है जिसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि उर्वरक कृत्रिम होता है और उसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। तो ये अंतर है दोनों में, तो 2 अंतर बता दिए मैंने। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लें, जैविक खाद जो है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों माना जाती है, मतलब खाद बेस्ट मानी जाती है। क्यों, क्योंकि जैविक जो खाद है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, साथ ही जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है। जबकि उर्वरक में ह्यूमस कम होता है, इसलिए उर्वरता धीरे धीरे कम होती जाती है मिट्टी की, और जल धारण क्षमता भी घटती चली जाती है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आपके 24 क्वेश्चन में से कितने आते हैं वो आप कमेंट में लिख दोगे। वीडियो को आप फटाफट से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि जानकारी अच्छी लगी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।